नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विथ प्रीति। दोस्तों, आज हम मानवीकरण अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। आप देखिए, मैंने लिखा भी है कि जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा को साधारण शब्दों में समझ लीजिए। कहा जा रहा है जहां मानवेतर प्राणियों, मानवेतर शब्द का अर्थ होता है मानव से इतर, मतलब मनुष्य के अलावा किसी प्राणी पर, जड़ पदार्थों पर या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय भावनाओं का या मनुष्य की क्रियाकलाप का आरोप जब इन सब पर हो, अर्थात मनुष्य से इतर प्राणियों पर, जड़ पदार्थों पर और निर्जीव वस्तुओं पर हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। इस परिभाषा को अगर एकदम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जड़ पदार्थों पर चेतन का आरोप किया गया हो। जड़ पदार्थ मतलब कोई भी जड़ पदार्थ हो, निर्जीव वस्तु हो। चेतन मतलब मनुष्य को कहा गया है कि मनुष्य की भावनाओं का, मनुष्य की क्रियाकलापों का या मनुष्य की संवेदनाओं का आरोपण किया गया हो जड़ पदार्थों पर, निर्जीव वस्तुओं पर, मानवेतर प्राणियों पर, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। कुछ उदाहरण देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, पहला उदाहरण है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये पंक्तियां महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, जो कि उनके प्रसिद्ध पंचवटी खंड काव्य से ली गई हैं। और यहाँ पर गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण करते हुए लिखा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, एक बात है, वो कुछ लिखा हुआ नहीं, महज मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है। मैंने अधिकतर कवियों को देखा है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त जी हो, जयशंकर प्रसाद हो या निराला जी हो या पंत हो, मैंने देखा है इन कवियों ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग अधिकांशतः प्रकृति चित्रण में किया है। चाहे वो सूर्योदय का वर्णन कर रहे हो, संध्या का वर्णन कर रहे हो, इस प्रकार जब वो प्रकृति चित्रण कर रहे होते हैं तब उन्होंने अधिकतर, मैंने देखा है कि वो लोग मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूं। तो यहाँ पर भी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वह प्रकृति चित्रण करते हुए इन पंक्तियों में लिखते हैं। पंक्तियां शुरू यहां से होती हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसी में आगे वर्णन करते हुए गुप्त जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्णन है वह रात्रि के समय पर पृथ्वी पर जो ओस की बूंदें गिर जाती हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। और मानवीकरण अलंकार तो यहाँ पर वसुंधरा में और रवि में मानवीय भावनाओं का आरोपण करते हुए कवि कह रहे हैं कि वसुंधरा, ये वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, जब सभी लोग सो जाते हैं रात्रि के समय तो मोती बिखेर देती है। मोती अर्थात ओस की जो बूंदें एकदम पूरे जमीन पर, जितने घास फूस पुष्प होते हैं सब पर ओस की बूंदें गिरी हुई होती हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो वसुंधरा है, जो पृथ्वी है, वह सबके सो जाने पर रात्रि के समय ऐसा लगता है मानो एकदम पूरा मोती बिखेर देती है। और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि कहा गया है सूर्य को, रवि अर्थात सूर्य। कह रहे हैं कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ पर रवि जो बटोरने का कार्य कर रहा है, जो कहा जा रहा है, यह सब तो क्रियाकलाप क्या है, मनुष्य द्वारा संपादित होते हैं। इसीलिए इस उदाहरण में वसुंधरा और रवि पर मानवीय भावना का आरोपण किया गया है। तो कह रहे रवि बटोर लेता है कैसे, कहने का मतलब यह है कि जब सूर्योदय होता है, धूप आती है, तो ओस की बूंदें जो होती हैं वो सूख जाती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो रवि सदा सवेरा होने पर उन्हें बटोर लेता है।
तो मानवीय भावनाओं का आरोपण वसुंधरा और रवि अर्थात सूर्य में होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ये पंक्तियां छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आपने ये कविता अवश्य कहीं न कहीं पढ़ी होगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो उसी में आगे वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो प्रसाद जी वर्णन सूर्योदय के समय का कर रहे हैं। उषा रूपी नायिका और खगकुल मतलब पक्षियों का समूह कुलकुल सा कलरव ध्वनि कर रहा है। तो उसी में आगे क्या कह रहे हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई। यहाँ पर प्रसाद जी पुष्प की एक लता का उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देखो यह लता भी मधु मुकुल, मधुमय सौरभ युक्त नवल, नव कलिकाओं मतलब उस लता में नए नए पुष्प निकल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नवल कलिकाओं से भरकर रस गागरी, रस गागरी के रस की गागर के समान प्रतीत हो रही है। तो अतः यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। यहाँ पर निराला जी ने संध्या के समय का वर्णन किया है। देखिए क्या है, दिवस अवसान, दिवसावसान जो लिखा है अगर आप इसे तोड़ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा दिवस अवसान, मतलब दिन खत्म होने को है, दिन ढल रहा है, तो संध्या का समय हो रहा है। तो कह रहे हैं कि दिवस अवसान का समय है तथा संध्या का समय है। मेघ में आसमान से, मेघ अर्थात बादल, बादलों से घिरे हुए आसमान से उतर रही है कौन, संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी उतर रही है। कैसी लग रही है, परी सी, और धीरे 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 उतर रही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो संध्या है उसको सुंदरी नायिका बताया जा रहा है, और वह कैसी लग रही है, परी के समान लग रही है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार में भी आपने ये उदाहरण जरूर पढ़ा होगा, कहीं न कहीं तो अवश्य पढ़े होंगे। तो परी सी आ रहा है, तो परी के समान बताया जा रहा है संध्या सुंदरी नायिका को, तो उपमा अलंकार भी है। पर यहाँ पर संध्या सुंदरी में नायिका का जो आरोपण किया जा रहा है, मानवीय भावनाओं का आरोपण होने के कारण, तो यहाँ पर संध्या सुंदरी में मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जा रहा है कि वह परी सी धीरे धीरे उतर रही है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ये देखिए, उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। आपको दोनों पंक्तियों की जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ है आपको मानवीकरण अलंकार के उदाहरण के लिए। उषा सुनहरे तीर बरसती, ये पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जो कि उनके महाकाव्य कामायनी के आशा सर्ग से लिया गया है। तो यहाँ पर भी उषा काल का वर्णन है। यहाँ पर प्रसाद जी ने उषा काल अर्थात प्रातः काल का वर्णन किया है। अब ध्यान दीजिएगा, उषा सुनहरे तीर बरसती, यहाँ पर उषा को यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी है। उषा काल को लोग हमेशा प्रातः काल समझ लेते हैं, सूर्योदय के समय को मान लेते हैं, पर उषा काल एक समय विशेष को कहा जाता है, प्रातः काल या सूर्योदय को नहीं कहते। थोड़ा सा अंतर है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उषा काल किस समय को कहते हैं? अगर आप ध्यान दें, कभी सुबह उठ के अगर आप कभी किसी बड़े से खुले मैदान में हो, या पहाड़ वहाड़ पर हो, या कोई जगह खूब ज्यादा खुली हो, मैदान हो, फील्ड हो, खूब बड़ा हो, तो वहां पर अगर आप बहुत सुबह उठ के जाएं तो आपको समझ में आएगा होता क्या है कि चंद्रमा अभी गया नहीं होता है और सूर्य अभी आया भी नहीं होता है। तो अगर आप ध्यान से कभी सूर्योदय देखे होंगे तो उसमें होता है कि सूर्य निकलने से पहले आकाश में लालिमा आ जाती है,
जैसे होता है ना कि सूर्य अभी निकला नहीं है, पहले उसकी लालिमा पूरी आकाश में छा जाती है, एकदम आकाश एकदम लाल लाल दिखाई देने लगता है, और चंद्रमा अभी पूरी तरह से गया भी नहीं होता है। तो वो जो लालिमा का काल होता है, सूर्य निकलने से पहले जो लालिमा छा जाती है, लालिमा का जो काल होता है उसे कहते हैं उषा काल। इसलिए थोड़ा सा अंतर है उषा काल, प्रातः काल और सूर्योदय में, ठीक है। तो उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी आ रहा है, जय लक्ष्मी के समान उदित हुई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। लेकिन उषा को सुनहरे तीर बरसाती, मतलब वो जो सुबह की एकदम अभी सूर्योदय हो रहा है तो जो लालिमा छा जाती है, तो जो किरणें निकलती है वो एकदम सुनहरे रंग की होती हैं, गोल्ड के कलर की, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर लिए हुए। तो उसे कह रहे हैं कि उषा को यहाँ पर सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पंक्तियां बड़ी ही सुंदर हैं, और ये पंक्तियां कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं, और मेघ आए यह कविता का शीर्षक है। तो यहाँ पर मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अब यहाँ पर मेघ को कहा जा रहा है कि वो बंठन के, सस के, संवर के आ रहे हैं। तो अब सजना, संवरना, बनना, ठनना, यह सब तो मनुष्य की क्रियाकलाप है ना। तो मेघ में मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से देखें, या इससे पहले मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ाया है, तो इसी के ऊपर पंक्तियां हैं कि पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के। ज्यो शब्द को देखते हुए वहां पर बताया गया था कि मैंने बताया है कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, पर यहाँ पर मेघ में मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। कुछ और उदाहरण मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, जैसे वनस्पतियां जगी अलसाई, मुंह धोई शीतल जल से। एक और भी बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, आए महंत बसंत। इन सबको और भी छोटे छोटे जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, मैं उन सबको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।